Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट अब सॉल्व करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। आप BHU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो रिलेटेड टू एमकॉम, तो उस केस में ये सारे प्रैक्टिस सेट हमने जो ड्राफ्ट किए हैं ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, हर एक यूनिवर्सिटी में ये प्रैक्टिस सेट आपको हेल्प करेंगे। इनमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो आज हमारी फर्स्ट सेट पे डिस्कशन है एंड हमारे पास ओवरऑल 50 क्वेश्चंस है जिस पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के एंड ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हैं हर एक यूनिवर्सिटी के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज। देखो कंट्रोल फंक्शन की बात करें तो बेसिकली कंट्रोल फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है सो दैट हम चेक कर सकें कि क्या कोई एरर्स है। अगर एरर है मतलब बेसिकली हमने जो प्लानिंग की है अगर उसको इम्प्लीमेंट करने में या एक्चुअल रिजल्ट में किसी तरह का कोई एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस और करेक्टिव मेजर्स ले सकें। क्लियर? बेसिकली कंट्रोल फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है सो दैट हम जो हमारा एक्चुअल आया है रिजल्ट उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकें और इनके बीच का जो डेविएशंस है डिफरेंस है उनको कम कर सकें। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू ब्रिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज, टू कीप द वर्कफोर्स सैटिस्फाइड, टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन और टू डिक्टेट द सबऑर्डिनेट्स। करेक्ट आंसर होगा सी, दैट टू डिक्टेट करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट। कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में या जितने भी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एक साथ मतलब कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या कि उनको एक साथ सिंक करना सो दैट वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएं। ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्सनल, ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज, टेकिंग अप करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज, क्योंकि जब आप सारे के सारे डिपार्टमेंट ग्रुप्स या एक्टिविटीज को सिंक करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ हार्मनी दैट इज पीस मेंटेन रहेगी। एंड अगर पीस प्रॉपरली है, हार्मनी मेंटेन की गई है तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बहुत ही इफेक्टिवली आप अचीव कर पाओगे। क्लियर? Next, authority flows downwards from top to the bottom, whereas accountability flows upwards from bottom to top. It is found in scalar chain, functional organization, committee structure, all multivariate approach. Correct answer होगा scalar chain, क्योंकि scalar chain में हमने देखा है कि किस तरह से authority flow करती है and इस way में upward direction में accountability flow करती है। Clear? Next, Maslow's needs hierarchy theory relates to। बेसिकली मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी की बात करें तो ये रिलेटेड है ह्यूमन मोटिवेशन से। बेसिकली ह्यूमन को मोटिवेट करती है इन राइट डायरेक्शन। क्लियर? ये प्रॉपरली ह्यूमन को मोटिवेट करने में हेल्प करती है सो दैट वो अपनी बेसिक नीड्स एटलीस्ट सेटिस्फाई कर सकें एंड बेसिक नीड से वो मूव कर सकें टू एडवांस नीड्स। क्लियर? तो ये सारी नीड्स वो फुलफिल कर पाएंगे तब जब उनको प्रॉपरली मोटिवेट किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, मोटिवेशन। इसके अलावा हमने बहुत बार बताया है कि मैस्लोज नीड्स हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 5 नीड्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, लव और बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल। ये लर्न कर लेना सारी की सारी नीड्स का नेम। नेक्स्ट,
MBO इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है. प्लानिंग ओनली, कंट्रोलिंग ओनली, नाइदर प्लानिंग नॉर कंट्रोलिंग, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. बेसिकली अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जहां कंपनी के जो भी मैनेजर्स होते हैं और कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक पर्सन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, एंड फिर उसी को यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए सो दैट सब कोई प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए. मतलब जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर पाए. तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? कंट्रोलिंग पे. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू. देखो दो तरह का प्रॉफिट होता है, एक प्री इनकॉर्पोरेशन, एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. मतलब कंपनी के बनने के पहले का प्रॉफिट, कंपनी के बनने के बाद का प्रॉफिट. जो पहले का प्रॉफिट है ना वो हमेशा कैपिटलाइज करते हैं टू कैपिटल रिजर्व, और कंपनी बनने के बाद का, दैट इज इनकॉर्पोरेट होने के बाद का जो प्रॉफिट है उसको हम हमेशा डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट. PL एप्रोप्रिएशन की बात करें तो जनरली हम तब बनाते हैं जब हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं. मतलब बेसिकली जहाँ पे पार्टनरशिप होता है वहाँ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. इनकम टैक्स PL में जाता है, डिप्रिसिएशन भी PL में जाता है और डाउटफुल डेट्स भी PL में जाता है. बट आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें से कुछ प्रॉफिट हम रिजर्व करके रख सकते हैं जर्नल रिजर्व के लिए. तो वो हम कहाँ दिखाते थे? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो करेक्ट आंसर होगा डी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नल रिजर्व अकाउंट. नेक्स्ट, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ. जब कंपनी बंद होती है ना तो देखो सीक्वेंस होता है पेमेंट करने का. सबसे पहला पेमेंट होता है हर एक लीगल एक्सपेंस को. मतलब अगर कोई लीगल एक्सपेंस है, जैसे कोर्ट की कोई फीस है, लॉयर की फीस है, तो पहले हम उसको पे करते हैं. उसके बाद जो लिक्विडेटर है उसका रेम्यूनरेशन देते हैं. फिर जो कंपनी के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करते हैं और फिर अदर क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं. क्लियर? ये पूरा सीक्वेंस है. देन हम लोग पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और फिर हम लोग लास्टली पे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को. मतलब अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे, और अगर प्रॉफिट है तो वो भी किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को. क्लियर? तो पहला पेमेंट पूछा था, पहला पेमेंट किसको होगा? लीगल एक्सपेंसेस को. देन होगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन को. देन होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को. नेक्स्ट, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड इज अब देखो वर्कमेंस कंपनसेशन फंड बेसिकली किसके लिए बनाया जाता है? वर्कर्स के लिए, कि अगर उनको कोई पेमेंट में डिले हो तो यहाँ से हम पैसे निकाल करके उनको पे कर सकते हैं. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोविजन. क्लियर? अब इफ इन केस मान लो हमने 100 लाख का फंड बनाया है, उसमें से हमने पेमेंट कर दिया 50 लाख और रिमेनिंग 50 लाख हमारे यूज़ का नहीं है, तो उस केस में ये 50 लाख हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सरप्लस में. बट बेसिकली इसको क्यों बनाया जाता है? फॉर वर्कर्स. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोविजन. नेक्स्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन अ कंपनी बेस्ड मेनली ऑन. अब देखो अगर आप किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करोगे ना तो उसका लॉजिक होता है. उसका लॉजिक क्या होता है कि आप ये देखते हो कि कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, मतलब क्या मार्केट में उसकी वैल्यू है, उसके शेयर्स की क्या वैल्यू है. उसके ग्राउंड पे ही आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो. क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं. द एज ऑफ द कंपनी, नो. द क्रेडिबिलिटी एंड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, द लोकेशन ऑफ द कंपनी, द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी. करेक्ट आंसर होगा बी. हम ये देखते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन है और क्या क्रेडिबिलिटी है, मतलब उसकी क्या गुडविल है मार्केट में, एंड उसके ग्राउंड पे ही हम कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग PL की, बैलेंस शीट की. क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं. लिखा है ओनली फॉर पब्लिकली ओन्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर कॉर्पोरेशंस बट नॉट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप्स और पार्टनरशिप्स, प्राइमरीली फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन्स आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन ईदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द डिसीजन मेकर. देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर हम लोग ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें हम सिर्फ वो आइटम इंक्लूड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सके. जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स है उसको एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम कभी बुक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते. तो ऑप्शन डी तो नहीं है. बट अगर हम लोग ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट की बात करें तो ये तो हर कोई बनाता है. सोल प्रोप्राइटरशिप भी बनाता है, पार्टनरशिप भी बनाता है, एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी बनाती है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. क्योंकि ए में बोल रहा है सिर्फ पब्लिक कंपनी बनाती है, बी में कह रहा है कि सिर्फ कंपनीज बनाती है. तो ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कोई बनाता है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, प्राइमरीली फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन्स आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वो लोग जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन्हीं के लिए जनरली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सो दैट वो ये समझ सकें कि बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है एंड अकॉर्डिंगली वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सके. क्लियर? नेक्स्ट, द बेसिक पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इज टू.
ऑप्शन देखते हैं, डेवलप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंफर्मिटी विद गैप, प्रोवाइड एज मच एज यूजफुल इंफॉर्मेशन टू decision makers as possible regardless of cost, record changes in the financial position of an organization by applying the concepts of double entries accounting, meet an organization's need for accounting information as efficiently as possible. करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि बेसिकली जो हमारा बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम पूरी कर सकें. क्योंकि देखो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, उनको भी ये जानना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है. क्यों? क्योंकि उन्हीं का पैसा कंपनी में लगा हुआ है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव वेन. देखो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव तभी होगा जब उसको कलेक्ट करने में जितना पैसा लगा है, क्लियर, और उस इन्फॉर्मेशन की जो वैल्यू है, तो वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे? उसके कलेक्शन चार्जेस से. तो ऑप्शन देखते हैं, द इन्फॉर्मेशन एड्स मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट, द इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट rather than upon estimated market values, the value of the information exceeds the cost of producing it, the information is generated by a computer based accounting system. करेक्ट आंसर होगा सी, कि जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है वो एक्सीड करनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट. मतलब अगर उसको कलेक्ट करने में 100 रुपीज़ लगा है तो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू कम से कम 1000 रुपये की होनी चाहिए. ऐसे केस में हम क्या मानते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, although accounting information is used by a wide variety of external parties, financial reporting is primarily directed toward the information needs of. देखो जनरली जो हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या कह लो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो किन के लिए बनाते हैं? इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स और ट्रेड एसोसिएशंस एंड लेबर यूनियंस. ए के लिए, क्योंकि बेसिकली जो इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स होते हैं उनको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हम क्या प्रॉफिट लॉस अर्न कर रहे हैं, कितना हमारे पास असेट्स हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, सो दैट वो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सके. तो बेसिकली हर कोई इसमें एक्सटर्नल पार्टी है, बट जो हमारा मेन फोकस होता है या कह लो सबसे ज़्यादा हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टेड होती है वो किसके लिए होती है? फॉर इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग एक्सेप्ट. अब देखो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, मतलब जो हमने पढ़े हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो गए, है ना. बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं सो दैट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सके. बट अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई रूल्स या कोई कन्वेंशंस फॉलो नहीं होता है. क्लियर? बेसिकली जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड होती हैं बाय द मैनेजमेंट वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में फ्लक्चुएट करती हैं. क्लियर? क्योंकि बेसिकली वो किस पे डिपेंड करती है? मैनेजर्स की इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस पे. तो ऑप्शन देखते हैं, रिपोर्ट्स आर यूज्ड प्राइमरली बाय इनसाइडर्स रादर देन बाय पर्सन्स आउटसाइड ऑफ द बिजनेस एंटिटी. बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग में सारा जो भी रिपोर्ट्स है वो किन के लिए बनता है? इनसाइडर्स के लिए. मतलब मैनेजर्स अपने यूज़ के लिए बनाते हैं सो दैट वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर सके. इट्स पर्पस इज टू असिस्ट मैनेजर्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस. ये भी करेक्ट है. इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डेवलप्ड इन कन्फर्मिटी विद गैप और विद इनकम टैक्स रेगुलेशंस. Information may be tailored to assist in specific managerial decision. तो नो डाउट मैनेजरियल अकाउंटिंग इसीलिए बनता है सो दैट वो मैनेजर्स के डिसीजन को या स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन को गाइड कर सके. बट ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी मैनेजरियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बल्कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें गैप फॉलो करना होता है, इनकम टैक्स रेगुलेशन देखनी होती है, बट नॉट इन मैनेजरियल अकाउंटिंग. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, a complete set of financial statements for Hartman Company at 31st December 1999 would include each of the following except. देखो जो एक कंप्लीट सेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसमें 5 चीज़ें होती हैं. ये याद भी कर लेना कि ये 5 कौन सी चीज़ें होती हैं. सबसे पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम. बेसिकली आप लोग जिसको पीएल अकाउंट बोलते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं. दूसरा बैलेंस शीट. तीसरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. चौथा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड लास्ट याद रखना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. क्लियर? तो ये 5 चीज़ें हमें देनी होती है एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो ऑप्शन देख लेते हैं. यहाँ देखो डेट क्या है? 31 दिसंबर 1999. उस दिन की बैलेंस शीट हाँ देनी होगी, उस दिन का इनकम स्टेटमेंट हाँ देना होगा, एंड नोट्स कंटेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल इन इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी देना होगा. नोट्स
बट क्या हमें प्रोजेक्टेड कैश फ्लो की ज़रूरत है? नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए जो कि 31 दिसंबर 1999 से रिलेटेड हो। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, in comparison with a financial statement prepared in conformity with GAAP, a managerial accounting report is more likely to। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करें जो कि बेसिकली गैप को फॉलो करके बनता है, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग रिपोर्ट जो बनती है वो कहाँ यूज होती है? बी यूज बाय डिसीजन मेकर्स आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? नो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं। फोकस अपॉन द ऑपरेशन रिजल्ट्स ऑफ द मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड अकाउंटिंग पीरियड? नो। व्यू द, क्योंकि अगर हम मैनेजर्स की बात करें या मैनेजरियल अकाउंटिंग रिपोर्ट की बात करें तो वो हमेशा पास्ट फ्यूचर सबको लेके चलती है। व्यू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज द रिपोर्टिंग एंटिटी। बी टेलर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि बेसिकली इनका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? हर एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकर पे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ एन असेट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब देखो अगर असेट की बात करें तो बेसिकली असेट हमें प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ करना होता है एंड साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। समथिंग विथ फिजिकल फॉर्म दैट इज वैल्यूड एट कॉस्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एन इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस, एन इकोनॉमिक रिसोर्स रिप्रेजेंटिंग कैश? नो। समथिंग ओन्ड बाय बिजनेस? नो। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि बिजनेस ने खरीदा हो और उससे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वो जनरेट करे, क्योंकि बेसिकली हम एसेट को यूज करके ही तो प्रोडक्शन करते हैं और जो प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे लिए क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो हमें कुछ ना कुछ इन रिटर्न इन मॉनेटरी टर्म्स हमें हेल्प करे। क्लियर? नेक्स्ट, द बैलेंस शीट आइटम दैट रिप्रेजेंट्स द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर की बात करें तो ओनर के लिए क्या होता है? कैपिटल। जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट, arguments that the cost principle is not a satisfactory basis for the valuation of assets and financial statements are usually based on। जनरली क्या होता है कि जो हम बैलेंस शीट में असेट दिखाते हैं वो किस पे दिखाते हैं? ऑन कॉस्ट प्राइस। और ऐसा करने के लिए इसलिए मना किया जाता है या ऐसा करना कहीं ना कहीं ड्रॉबैक माना जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का। क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, फिर भी आप किस पे दिखा रहे हो? एट कॉस्ट प्राइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कंटिन्यूड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, according to which of the following accounting concepts even the proprietor of a business is treated as creditor to the extent of his capital? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का है, दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस के ओनर हैं और जो बिजनेस है इन दोनों को अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और ओनर अपने ही बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल, दैट इज लाइबिलिटी। क्लियर? जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे हमने डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि वो ट्रांजैक्शन जो कन्वर्टेबल इनटू मनी है, दैट इज मॉनेटरी टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको वही बुक्स में रिकॉर्ड करना है और उसके अलावा बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम? नो, क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं कर सकते। क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगा, पर क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं। हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ एम्प्लॉइज, इसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू टर्म्स ऑफ मनी। करेक्ट आंसर होगा सी, कमीशन पेबल टू सेल्समैन, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी कि कितना हमने पेमेंट किया है। नेक्स्ट, कार्टेज पेड ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू। अब अगर आपने नई मशीन खरीदी और उस पर कार्टेज का पेमेंट किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और ये किसका पार्ट बनेगा? मशीन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मशीन अकाउंट। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। हम लोग क्या करते हैं, आज जो असेट परचेज किए नो डाउट उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं और डेप्रिसिएशन लगते लगते किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी या बेसिकली वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वही सेम असेट दोबारा से परचेज करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस प्रोसेस के लिए ना हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड यूज करते हैं, बेसिकली डेप्रिसिएशन फंड यूज करते हैं सो दैट हम उतना पैसा इकट्ठा कर सकें जहां असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने पे हम नया असेट परचेज कर पाए। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बेसिकली सिंकिंग फंड मेथड भी यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग COGS की बात करें, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन में देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर ले आओ और क्लोजिंग स्टॉक इक्वेशन के दूसरे साइड ले आओ, तो यही मेरे पास फॉर्मूला बनेगा।
सेकेंड ऑप्शन भी चेक करोगे करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी चेक करोगे करेक्ट है, बट फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अगर हम इसको इधर ले आए तो ये तो प्लस होगा ना, इन दोनों में हमेशा रिलेशन क्या होना चाहिए? एडिशन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कि डी करेक्ट इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट, ABC share profits and losses in the ratio of 6:5:3. D is admitted into the partnership for 1/8 share. The sacrificing ratio will be, हमेशा याद रखना कि जब इस तरीके से क्वेश्चन में हमारे पास न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन हो, क्लियर, तो उस केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो किसके बराबर होगा? ओल्ड रेशियो के बराबर। आपको एग्जाम में इसको कैलकुलेट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। वैसे चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो दिया ही हुआ है, न्यू रेशियो निकाल लेना एंड आफ्टर दैट आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे, क्लियर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 6:5:3। नेक्स्ट, X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each at ₹7 called up, on which John had paid application and allotment money of ₹5 per share. Of these, 15 shares were reissued to Parker as fully paid up for ₹6 per shares. What amount should be transferred to capital reserve account? देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली कह रहा है कि हमने मांगा ही कितना? 7, बाकी 3 तो मांगा नहीं, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं मिला उसको हम डाल दें कॉल्स इन अरियर में, एंड जो पैसा मिल गया उसको हम कहाँ डालते हैं? शेयर फॉरफीचर में। तो अब देखो शेयर कैपिटल यहाँ कितने से होगा? 20 × 7, क्योंकि उतना ही पैसा मांगा गया, उसमें से कितना नहीं मिला? ₹2 नहीं मिला, तो सिंपली हो जाएगा 40, और कितना मिला? ₹5 मिला। यहाँ लिखा है ना ₹5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिला, इसका मतलब ₹100 हमें जो मिला वो कंपनी का बेनिफिट होगा अभी फिलहाल तक, ठीक। फिर कह रहा है कि इस 20 शेयर्स में से हमने 15 शेयर री इशू किया है पार्कर को फुल्ली पेड अप, मतलब 10 पे, मतलब ₹10 का एक शेयर था और कितने पे इशू किया गया है? ₹6 पे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 15 × 10, मतलब टोटल 150 का शेयर है, जिसमें से हमें मिला कितना? 15 × 6, हमें कितना मिल रहा है? 90, और कितना नहीं मिल रहा है? 60, मतलब 60 का जो लॉस हो रहा है वो कहाँ जाएगा बेटा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्लियर। तो देखो हमें फ़ायदा हुआ ₹100 का और हमें नुकसान हुआ ₹60 का। अब इसी के बेसिस पे कंपैरिजन होना है। देखो हमें जो ₹100 का बेनिफिट हुआ ये कितने शेयर्स के लिए? 20 शेयर्स के लिए, और लॉस हमने कितने शेयर्स के लिए निकाला है? 15 शेयर्स के लिए, क्लियर। तो इससे मेरा 15 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट है वो निकलेगा, माइनस हमें जो ₹60 का लॉस हुआ है 15 शेयर्स पे उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये देखो हो जाएगा 75 - 60। तो ओवरऑल जो अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम कितना ट्रांसफर करने वाले हैं? 15। तो करेक्ट आंसर होगा ए ₹15। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू, देखो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था जो कि डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड था, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डिलीट हो गया है और ये मर्ज हो गया इन AS 10, दैट इज PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इसको मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ टू पार्टनर X, इफ X विड्रॉज ओनली 5,000 इन अ मंथ, द रिमेनिंग 5,000 इज, सिंपली ये जो 10,000 है इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, क्लियर। ऑप्शन देखते हैं, क्रेडिटेड टू PL एडजस्टमेंट अकाउंट नो, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर X, क्रेडिटेड टू सैलरी पेबल, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पहली बात तो कैपिटल या करंट अकाउंट में वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बेसिकली हम इस जो रिमेनिंग 5,000 है इसको क्रेडिट करेंगे करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर X में, क्लियर। नेक्स्ट, the maximum marginal rate of tax under the Income Tax Act 1961 for an individual is, अब देखो अगर हम बात करें MMR की, दैट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट की, तो अब ये जो रेट है फॉर इंडिविजुअल, AOP और BOI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सबके लिए है 42.74%, क्लियर। आपको यही रेट लर्न करके रखना है। बेसिकली जो बेसिक टैक्स रेट है वो है 30%, प्लस इस पे सरचार्ज है 37%, प्लस इस पे एजुकेशन सेस है 4%, क्लियर। तो 30% में जब
30% का 37% मिला करके ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 41.1%, और 41.1% का जब आप 104% दैट इज 4% एक्स्ट्रा निकालोगे तो वैल्यू आएगी 42.74%, और यही अब इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट है, तो आपको यही रेट याद करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये हम बार बार बता रहे हैं कि क्रेडिट कंट्रोल का जो भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल टेक्निक का नाम है वो आप प्लीज़ लर्न कर लेना। इसकी एक कॉपी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ से ये सिर्फ नेम आप लर्न कर लेना। तो बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, कैश रिजर्व रेशियो भी, बट अगर हम बात करें मॉरल सुएशन या पब्लिसिटी की तो वो क्वांटिटेटिव नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन 1934। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सेविएट एम्प्टर प्रोटेक्ट द सेविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बिवेयर। क्लियर? तो ये कहता है कि बायर को बिवेयर होना चाहिए कि क्या वो कोई एक्सपायरी गुड्स खरीद रहा है, क्या वो कोई ऐसा गुड्स खरीद रहा है जो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करता है? सेलर को। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज, माइनर के साथ किया गया हर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी वैल्यू कितनी है? 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी। अब देखो, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इन पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रिस्ट्रिक्शन है, मेंबरशिप की लिमिटेशन है, एनुअल जर्नल मीटिंग भी कंडक्ट करते हैं, बट क्या इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है? नहीं। बेसिकली प्रोस्पेक्टस तब इशू होता है जब हमें पब्लिक को इनवाइट करना होता है कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करिए। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? पब्लिक कंपनी में, क्योंकि पब्लिक कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को, बट क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर। करेक्ट आंसर होगा सी। टेलर की स्पेलिंग गलत है, TAYLOR होगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स, अब देखो दो चीज़ें होती है, पहला होता है यूनिटी ऑफ कमांड और दूसरा होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में बेसिकली क्या होता है कि हर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिलता है अपने एक सुपीरियर से। क्लियर? बट अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए एक हेड होता है एज वेल एज एक प्लान होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, 1 हेड 1 प्लान। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स, फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट भी आता है इम्पोर्ट भी आता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन इंडिया हु हैज अथॉरिटी टू अमेंड द कंपनीज एक्ट। बेसिकली कंपनीज एक्ट को अमेंड करने का राइट किसके पास है? MCA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, द कर्व शोइंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड गुड्स इज नोन एज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहा है ना, दैट इज PPC की। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which one of the following definition of economics is associated with the name of Leon Robbins? Robbins की definition completely based है किस पे? Scarcity पे। Next, which of the following embodies a more widely accepted definition of economics? Science of material welfare, wealth, mankind in the ordinary business of life, मेकिंग चॉइस। बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादातर किस पे पढ़ते हैं? स्कैरसिटी पे, कि क्योंकि हमारे रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है इसीलिए हमें चॉइस करना पड़ता है एंड क्योंकि हमारी वॉन्ट्स भी अनलिमिटेड है तो उस केस में हमें चॉइस करना होता है कि हम कौन सी नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं और कौन सी छोड़ना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय इकोनॉमी इज वन ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स, यही अभी हमने ऊपर बताया है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर इकोनॉमिक्स इज, अब देखो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबने पढ़ा होगा कि साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, अ साइंस और एन आर्ट। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस, अगर माइक्रो की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की और मैक्रो की बात करेंगे तो हम बात करते हैं ओवरऑल एग्रीगेट की। क्लियर? तो जब हम बात करें पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस की तो वो हमारा आएगा किससे? तो वो हमारा किससे रिलेटेड है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। क्लियर? बट अगर सर्विसेज की बात करें, रिसोर्सेज की या लेबर की बात करें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट?
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तो करेक्ट है। सेंट्रल जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की उसी से कंसर्न होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न प्राइमरली विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स व्हेन एट इक्विलिब्रियम, ये भी करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न प्राइमरली विद द टाइम पाथ एंड प्रोसेसेस बाय विच वन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन्वॉल्व्स इनटू अनदर, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न प्राइमरली विद कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स रादर देन डायनामिक्स, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, बट थर्ड देखो कह रहा है कि ये प्राइमरली किससे कंसर्न है, टाइम पाथ से या प्रोसेसेस से, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं पे भी इन चीज़ों से कंसर्न नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्ड नो डाउट स्केर्सिटी, दैट इज स्केर्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्यों यूज होता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। अगर रिसोर्सेज की कमी है साथ ही साथ वांट्स अनलिमिटेड है, उसी वजह से हमें चॉइस करना होता है, और क्योंकि हमें चॉइस करना होता है इसलिए इकोनॉमिक्स जनरेट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी हमने ऊपर बताया कि एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की बात करता है, सोसाइटी की, ग्रुप की या होल की बात नहीं करता। सोसाइटी, ग्रुप या होल मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट, और एग्रीगेट की बात कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नो डाउट स्केर्सिटी एंड चॉइस, जो कि हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्योंकि हमारे रिसोर्सेज की कमी है एंड वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए हमें चॉइस करना पड़ता है। क्लियर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर होगा डी। देखो यहाँ हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, अकाउंट्स के बताए हैं, मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये सारे टॉपिक्स तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये प्रैक्टिस सेट हमने इस हिसाब से ड्राफ्ट किया है कि हर वो स्टूडेंट जो एमकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो इस प्रैक्टिस सेट की हेल्प ले सके एंड उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट्स। क्लियर। अब अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रॉपर टेलीग्राम चैनल बनाया है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारे फुल हो चुके हैं। हमने अब 3rd व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। इसी तरीके से हम कई सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पहले तक अपलोड करेंगे, एंड हम यही सजेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिस सेट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।